ऊंची इमारत खड़ी करने के लिए मजबूत बुनियादें ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल उसी तरह मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने के लिए तवानाई के शोबे में खुद किफ़ालत भी ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज मुल्क की तरक्की के प्रोग्राम का ईंधन है। मईशत की गाड़ी भी उसी से चलती है और सनत का पहिया भी उसी से घूमता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त तवानाई बहरान का शिकार है। 5700 अरब से ज़्यादा के गर्दिशी कर्जों का आसेब, अरबों रुपए के कैपेसिटी चार्जेस, गैस के ख़त्म होते ज़खायर, पेट्रोल, डीजल, LNG और LPG की 15 अरब डॉलर से ज़ायद का इम्पोर्ट बिल हमारे गले का फंदा बन चुका है। अवामिल चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि बेहतरीन मनसूबाबंदी और कुदरती वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल से हम तवानाई के शोबे में खुद कफील हो सकते हैं। इसलिए कि हमारे पास इस वक्त भी 105 खरब मकाब फीट कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। गर्म मरतूब आबो हवा सालाना 2 करोड़ 90 लाख मेगावाट सस्ती तरीन सोलर एनर्जी की पैदावार दे सकती है। तेल की तलाश और इसमें कामयाबी के गैर मामूली इम्कानात और छोटे बड़े डैम्स की तामीर से हजारों मेगावाट सस्ती हाइडल बिजली भी पैदा की जा सकती है। बस जरा दर्दे दिल चाहिए, हुस्ने नजर चाहिए और अज़्मे समीम चाहिए, क्योंकि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तवानाई बहरान के खात्मे के लिए खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों के अहवाल पर। नाज़रीन, मौसर फैसला साजी और बेहतरीन मनसूबाबंदी के तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए माजी में किए जाने वाले ना आकबत अंदेश इक़दामात ने हमें आज गहरी खाई के किनारे ला खड़ा किया है। इस गहरी खाई में गिरने से बचना है तो सबसे पहले तवानाई में खुद कफील होना पड़ेगा, बल्कि उससे भी पहले हमें 5700 अरब रुपए के गैस और बिजली शोबे में गर्दिशी कर्जे से जान छुड़ानी होगी, जो इस वक्त हमारी मजमूई मुल्की तरक्की का 5.6% है। ये गर्दिशी कर्जे 2700 अरब के मजमूई तरक्याती बजट का दुगना और 1840 अरब के दिफाई बजट का 3 गुना है। SIFC इस ज़िम्न में भी मुतहरिक है और काबिले तजदीद तवानाई के हसूल के लिए भी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने सोलर एनर्जी मंसूबों पर तेजी से काम शुरू कर रखा है। इसी हवाले से देखिए सुनो न्यूज़ के हेड ऑफ डिफेंस डेस्क के इंचार्ज मोहम्मद इमरान की ये खुसूसी रिपोर्ट। SIFC मुल्की तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए कोशां। सक्खर में 150 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स का आगाज। 1.5 लाख घर रोशन, मकामी अफराद के लिए भी रोजगार के नए दर खुल गए। सक्खर सोलर मंसूबा स्कैटेक कंपनी की जानिब से लगाया गया है, जो इक्तिसादी तरक्की के लिए बिजली खरीदारी मुआहिदों में ऑपरेशनल खिदमात फराहम करती है। कंपनी हुकाम का कहना है कि सक्खर सोलर प्रोजेक्ट के कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की एनर्जी जरूरियात पूरी करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान एक इकनॉमिक टर्मोइल से गुजरा है, मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आपका जो एनर्जी सेक्टर है उसमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। उसके लिए हमें एक ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स को इंश्योर कर सके। उस श्योरिटी को दिलाने के लिए SIFC का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सोलर प्रोजेक्ट से मकामी अफराद और छोटे सामान की फराहमी से जुड़े सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रोजगार मैसर आएगा। मंसूबे से स्किल लेबर की खपत होगी। स्कैटेक सोलर की मकामी अफराद को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की पॉलिसी के तहत तामीराती मरहले के दौरान भी 700 मुलाजमतें मकामी अफराद को दी जाएंगी। मंसूबे की तामीर के लिए 710 एकड़ जमीन कंपनी को लीज पर दी गई है, जो सिंध हुकूमत की मलकियत है। वक्त के साथ मंसूबे को मजीद वसअत देने की भी गुंजाइश रखी गई है। पाकिस्तान चूँकि अपनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो फॉसल फ्यूल से जनरेट करता है, और फॉसल फ्यूल भी वो जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बड़ा जो है वो बर्डन आ जाता है। उस बर्डन को रैशनलाइज करने के लिए, कम करने के लिए ये जो सोलर का इनिशिएटिव है अंडर SIFC, ये पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाएगा। मुल्क की तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी के मंसूबों को फरोग दिया जाएगा। एनपाक एनर्जी लिमिटेड ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिला हुंजा में 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट नस्ब किया है। प्लांट के 2300 से ज्यादा फोटोवोल्टिक पैनल से हर साल 1600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। एनपाक एनर्जी ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ 30 साल रियायती मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। दूसरी जानब खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पन बिजली मंसूबों पर भी खसूसी तवज्जो दे रही है। सऊदी अरब के साथ आजाद कश्मीर में 2 हाइडल मंसूबों के मुआहदों पर भी दस्तखत हो चुके हैं, जिन पर $101 मिलियन लागत आएगी। शोंटर हाइडल पावर प्रोजेक्ट से 48 मेगावाट, जबकि जागरा पन बिजली मंसूबे से 22 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। मोहम्मद इमरान, हेड ऑफ डिफेंस डेस्क, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद।
रिपोर्ट आपने देखी। बहैसियत कौम मुतबादिल एनर्जी के हसूल के लिए हमारी कोशिशें ना सिर्फ हमें महंगी बिजली और महंगी गैस की खरीदारी से बचा सकती हैं, बल्कि मुल्क में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने, 15 अरब डॉलर तक इंपोर्ट बिल घटाने और 2 लाख नौकरियों के असबाब भी पैदा कर सकती हैं। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पावर सेक्टर के 98% या 2 करोड़ 90 लाख घरेलू सारिफीन को बिजली बिलों की मद में 631 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है, जिसमें से 167 अरब रुपए हुकूमत भरती है, जबकि बाकी के 463 अरब रुपए दीगर सनती और तिजारती सारिफीन से बिजली बिलों में ही वसूल किए जाते हैं। ये नाकिस मनसूबाबंदी और बेअमली की एक बदतरीन मिसाल है। तवानाई समेत जिंदगी के हर शोबे में हमारी नाअहलियों की ऐसी बहुत सी कहानियां मौजूद हैं, जिनके सबब हम आज इस हाल को पहुंचे हुए हैं। ये मौजू किसी और दिन के लिए रख छोड़ते हैं, लेकिन आज सवाल ये करते हैं कि बहरानी कैफियत से पाकिस्तान ने निकलना कैसे है और SIFC का प्लेटफॉर्म इस सिलसिले में कैसे कारगर साबित हो सकता है। इसी मामले पे हम बात करेंगे। माहिर मुआशी उमूर जनाब खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमारी सारी की सारी मुआशी मुश्किलात की बड़ी वजह एनर्जी क्राइसिस है। हमारे बुरे वक्त के पीछे हमारी बदअमालियों का ज़्यादा हाथ दिखाई देता है कि हमने सही वक्त पर सही प्लानिंग्स नहीं की, सही इन्वेस्टमेंट नहीं की। अच्छा, देखिए, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लेने के लिए। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि हमने वक्त पे प्लानिंग नहीं की, वक्त पे जो है वो सरमायाकारी नहीं की जो कि हमें करनी चाहिए थी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने लोगों में, और पॉलिसी बेहतर करनी चाहिए थी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी लानी चाहिए थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ उस तरह से नहीं रही, तो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो है आपको पता है अप एंड डाउन होता रहा उसमें भी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है मुल्क की जो है वो वीक मईशी हालात की तरफ। और अब मुझे लगता है यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें सोचना है कि हम क्या वो अपनी गलतियां कर चुके हैं जो हमें नहीं दोहरानी, और हम उन पर काबू पाएं और अपनी वीकनेसेस को जो है अपनी स्ट्रेंथ्स पे जो है कन्वर्ट करें। बहुत मुल्कों ने ये किया है, और रीजनल ममालिक हैं आपके सामने, इंडिया है आपके सामने, बांग्लादेश है आपके सामने, चाइना है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, बहुत सारे, इंडोनेशिया है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, टर्की है, जिनके यहाँ प्रॉब्लम्स हमेशा रही है, लेकिन इकोनॉमी को उन्होंने प्रायोरिटी दी है और इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। इकोनॉमिक जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है और प्रिडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो भी इन्वेस्टर होता है वो ये सोचता है कि प्रिडिक्टेबल जो है वो कितना ज़्यादा है ये कंट्री, कितना ज़्यादा डायरेक्शन जो है, कितना ज़्यादा डायरेक्शन जो है बेहतर है इनकी, और विजन क्या है। तो ये मेरा ख्याल बहुत कंपेरेटिव दुनिया है और हमें ये बड़ा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे और बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। और हमारी एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ा साइज है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को वीक करें, वीक चलाते रहें। तो खुर्रम साहब, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सनती तरक्की का इन्हिसार जो है हमारे एनर्जी क्राइसिस के हल होने पर है, और अगर खुदा न खास्ता हम तवानाई के शोबे से जुड़े अपने मसाइल हल ना कर पाए तो क्या नतीजा निकल सकता है? अच्छा, देखिए, इसमें ना 4 चीज़ें, 4 जो है ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 से 5 जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको प्रायोरिटी मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए। और इनको अगर हमने प्रायोरिटी की तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें बड़ा जो है इसका एक फ़ायदा हो सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जो है वो कर्जा है। कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हमने जो है वो एक्यूमुलेट किया हुआ है, खासकर बैरूनी कर्जा। और बैरूनी कर्जे में भी आप ये देखें, अगले 3 सालों में हमें कम से कम जो है कोई 60-70-75 बिलियन डॉलर जो है हमें चाहिए। और वो 75 बिलियन डॉलर हम कैसे जो है वो पे करेंगे, ये एक स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। क्या हम अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलके उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जो हमें कर्जा दिया है, एक तो IMF वर्ल्ड बैंक है, उसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया है, चाइना है और UAE है। उसके अंदर भी चाइना जो है सबसे ज्यादा आपने कर्जा चाइना से लिया हुआ है, अगर सिंगल कंट्री की बात करें। तो इनके साथ हमें बैठ के ये बात करनी है कि क्या हम इन कर्जों को इनकी मुद्दत बढ़ा सकते हैं ताकि हमें कुछ रूम मिले जिसमें हम जो है पे नहीं कर सकते अभी, और 2 साल 3 साल का हमें मौका मिल जाए। इसी तरह हम UAE से भी बात कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं। ये सारे हमारे पार्टनर कंट्रीज रहे हैं और इनके पास बड़े फंड्स हैं, बहुत बड़े फंड्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, और वो हम क्यों नहीं उसका फायदा उठाते हैं। इसी के साथ हम वर्ल्ड बैंक एंड IMF इनके साथ मिलके जो मल्टीलेटरल जिसे कहा जाता है कर्जा, उसे हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमें इस मरतबा बात करनी पड़ेगी। ये जो प्लान है ना IMF का जो हम करने जा रहे हैं, ये एक छोटा प्लान नहीं होगा, ये ज्यादा अरसे के लिए होगा और जो है बड़ा साइज इसका होगा। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह के जो मामला है ये हमें तय करने पड़ेंगे कि कर्जा हमने कैसे हैंडल करना है, नंबर 1।
वैसे कर्जा हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी इकोनॉमी का अगर आप परसेंटेज देखें ज्यादा इस तरह से है कि हमारे पास डॉलर की लिक्विडिटी नहीं है, डॉलर्स नहीं है हमारे पास, एक्सपोर्ट्स नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे, और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी सब थोड़ी बैठी हुई है और स्टेबलाइज हो गई, ये अच्छी बात है। तो एक तो कर्जा हो गया, दूसरा बड़ा जो फैक्टर है वो एनर्जी का है, और एनर्जी जो है हमें सस्ती एनर्जी भी बनानी है और उसकी जो सप्लाईज है उनको भी इंश्योर करना है इंडस्ट्रीज को कि आपको सस्ती और कंपेटिटिव जो है वो एनर्जी मिले, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो जाए, क्योंकि यूटिलिटी जो है ना वो की फैक्टर है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं, या ऑल्टरनेट्स की प्राइसेस हैं, ये की फैक्टर होते हैं। खुर्रम साहब, अगर इस मामले में हम SIFC के किरदार की बात करें तो गैस के शोबे के गर्दिशी कर्जों को निपटाने के प्लान पर भी गौर कर रही है, जिसके मुताबिक सिस्टम में 600 अरब से ज्यादा का कैश फ्लो लाकर गैस कंपनियों और सप्लायर्स के दरमियान अदायगियों का मामला हल किया जाएगा। आप इस प्लान को किस तरह देखते हैं? अच्छा देखिए, SIFC का रोल बहुत क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेटफॉर्म है, जो कि ये जो प्रॉब्लम्स रही है ना, चाहे वो सर्कुलर डेट का इशू हो या वो जो है जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं उनको आगे लेके जाना हो, उन पे जो है वो प्राइवेटाइजेशन में उनका एक पुश हो, एजुकेशन से लेकर हेल्थ की भी अब बात हो रही है। तो ये जो एक SIFC का ग्रैंड जो एक प्लेटफॉर्म बना है ना, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें PM इसको जो है वो ओवरसी कर रहे होते हैं, इसमें हमारी जो है सिक्योरिटी लीडरशिप की सारी है। तो मेरे ख्याल में ये सर्कुलर डेट का, गैस का मसला हल होता है, बिजली का सर्कुलर डेट का मसला है, एनर्जी का ओवरऑल जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल किए जाते हैं। और ये जो है क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे मशीनरी को, होल ऑफ द गवर्नमेंट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इन्फोर्स कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इससे और क्या चीज सोचनी होगी, हमें बेसिकली अपने इकोसिस्टम को बेहतर करना होगा, अपनी जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको बेहतर करना होगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना होगा, टैक्सेस को, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना होगा, इन्फ्लेशन को नीचे लाना होगा, अपनी मैक्रोस को स्टेबलाइज करना होगा मजीद, जिसमें रुपया भी है, जिसमें जो एक्सटर्नल अकाउंट है हमारा, क्रेडिट अकाउंट डेफिसिट है, उसको हमने मैनेजेबल लेवल पे लेके जाना होगा, फिर एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अच्छी बात है कि SIFC अगर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करती है एक अच्छे रिजॉल्व के साथ, और फिर उसकी वजह से इन्वेस्टर ये देखता है कि ये मसले हल हो रहे हैं, अब जो है स्मूथ एक ट्रैक बनता जा रहा है, अब इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है ये, जो कि पूरा हो तो उसकी वजह से सरमायाकारी में बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा खुर्रम साहब, अगर हम अपने ज़खायर की बात करें तो गैस के ज़खायर की मौजूदगी और माजी में तेल की तलाश के हौसला अफजा नताइज के बावजूद हमारे यहाँ तेल गैस की तलाश का काम और ज़खायर से इस्तेफादा करने का काम भी ठप पड़ा है। इसकी वजह क्या है? फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत इस मामले में एक्टिव नहीं है, या जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इन चीज़ों में एक्टिव नहीं है? नहीं, देखिए, ये ओवरऑल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हुकूमत वक्त होती है उसका ये काम होता है प्लान करना कि वो अपनी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी जो है वो बेहतर करे। हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन में सक्सेस रेशियो अच्छा रहा है, कामयाबी अच्छी रही है, लेकिन मसला ये रहा है कि हमने उसको एक्सपैंड ही नहीं किया, उस एक्टिविटी को बढ़ाया ही नहीं। हमने जो है हमारे पास जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से हमने वो फीजिबल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर आके एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, जो ऑयल एंड गैस हम एक्सप्लोर करते हैं, अपनी मादनियात एक्सप्लोर करते हैं, इसमें हो हमारे पास सोने से लेकर, और हमारे पास जो है वो ऑयल एंड गैस से लेकर, हमारे पास जो है वो प्लैटिनम से लेकर 50,000 किस्म की हमारे पास जो है वो आपकी यहाँ जो है वो धातें हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉपर से लेकर, कॉपर की तो आपके पास कानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें आपकी जो है वो ऑलरेडी एक दो फॉरेन कंपनियां काम भी कर रही हैं। और हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहे हैं। आपने देखा था रेकोडेक का इशू कितना ज्यादा हुआ था, और हमारे यहाँ 2011 के बाद प्रॉब्लम हुए। तो ये भी प्रॉब्लम रहा है कि हुकूमत वक्त और फिर जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, इन दोनों ने मिल के उस तरह से रोल उस तरह से प्ले नहीं किए हिस्टोरिकली, जो कि अब कर सकते हैं। और अब कॉन्फिडेंस जो है रिस्टोर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो क्यों ना हम ये अपनी जो बड़े बड़े हमारे जो फील्ड्स हैं, और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा ज़खायर हैं, QP में बहुत ज्यादा ज़खायर हैं, सिंध देखिए भरा पड़ा है ऑयल एंड गैस से, और पंजाब यूज करता है। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं। अपने मिनरल्स को, मिनरल का तो बहुत बड़ा जो है एरिया है जो कि SIFC के अंदर आता भी है, मिनरल्स का, जो एक्सप्लोर करके हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। और इसको हम ना सिर्फ ये कि रॉ मटेरियल हम जो एक्सप्लोर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस बल्कि इससे हम वैल्यू एडिशन करके जो आपको पता है कॉपर जो है दुनिया में आने वाला जो वक्त, जो फ्यूचर है, कॉपर जो है वो एक बहुत बड़ा एक कंडक्टर होगा, जिसके थ्रू ये सारी चिप्स और ये सारी जो है वो
सिलिकॉन काम करेगी और ये जो जितने भी आपके यहाँ जो है चिप बेस्ड जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं जी, सारी, जी। जो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स हैं, ऑटोमोबाइल है, जितनी टेक्नोलॉजी है सारी चिप बेस्ड है और इसके अंदर सबसे बड़ा कंडक्टर कॉपर होता है। तो क्यों ना हम कॉपर, हमारे पास बहुत बड़ी कान है कॉपर की, हम दुनिया के जो है वो टॉप 10 में भी आते हैं, कोल में भी आते हैं, कॉपर में भी आते हैं, 50 और चीजों में आते हैं। तो क्यों नहीं हम इनको वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, निकालें इनको बाहर, उसको हम वैल्यू एडिशन में क्रिएट करें, कोई प्रोडक्ट बनाए उनके अराउंड, कुछ हम अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्रिएट करें, कोई हाई टेक इंडस्ट्री क्रिएट करें। दुनिया में इन्वेस्टमेंट इसी पे आ रही, तो क्यों ना हम उसको क्रिएट करके जो है दुनिया को अट्रैक्ट करें, दुनिया आके हमारे यहाँ एक्सप्लोर भी करे और वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करें यहाँ से। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कि एक्सप्लोर किया जा सकता है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि टीम हमें चाहिए, बड़ा प्रोफेशनल टीम हमारे पास आए और वो डील करे और जो है हमारे पास पॉलिसीज अच्छी हो, एनवायरनमेंट हमारा बेहतर हो, इकोसिस्टम बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, सब कुछ हो, तो सब क्यों नहीं आएगा इन्वेस्टर। अच्छा खुर्रम साहब, सऊदी सरमायाकारी से भी पेट्रोल कॉम्प्लेक्स के कयाम की खबर सामने आई है और इसी तरह यूएई और चीन भी पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगाने के ख्वाहिशमंद हैं। ये तमाम मंसूबे आपके ख्याल में किस हद तक अमली तौर पर मुमकिन है और इनमें पेशरफ्त के हवाले से कोई खबरें आपके पास हैं? बिल्कुल, देखें, खासकर आप सऊदी की बात करें तो सऊदी के पास, सऊदी अरेबिया की अपनी बहुत बड़ी मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपको पता है 2030 का विजन बहुत बड़ा उनका इस वक्त जो है वो चल रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सऊदी अरेबिया की तरफ हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया आपके साथ खड़ा है, आपका जो है वो साथी रहा है अच्छे बुरे वक्त में। इसी तरह से यूएई भी है, चाइना भी है। तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता कि वो रिफाइनरी, या देखें वो पहले भी आपके रिफाइनरी का अनाउंसमेंट करके गए थे, 10 अरब डॉलर्स की रिफाइनरी की बात की थी उन्होंने। उससे पहले खलीफा रिफाइनरी की बात चलती आई है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ गैस के इश्यूज बढ़े रहे हैं, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं रही है, जिसकी वजह से रिफाइनरीज को बड़ा फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ रिफाइनरी की अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन, उनके इंसेंटिव, उनको किस तरह से हम फॉलो अप करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रही है कि हमारी जो है मैनेजमेंट, हमारी गवर्नेंस और हमारी जो है फॉलो अप, ये सारे बड़े हमें इसमें फ्लॉज रहे हैं। अदरवाइज तो सऊदी अरेबिया आपके यहाँ 10 अरब 15 अरब डॉलर की तो कब से इन्वेस्टमेंट कर चुका होता पिछले 3-4 साल में। तो हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बड़ा मसला रहा है, हालात का भी बड़ा इशू रहा है। और हमारे यहाँ इशू ये कि हम बाहर जाके अपने आप को जो है वो खराब करते हैं, अपने आप को जो है बुलानतान करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, करप्ट कहते हैं अपने आप को जो है दुनिया में अपनी जो है अपनी पोजीशनिंग बेहतर करने के बजाय अपने आप को हम खराब करते हैं दुनिया में जाके। जो हमारे मसले हैं जनरल होने चाहिए, हम आपस में डिस्कस करें। दुनिया में जाके हम अपने मुल्क को जो है वो अगर मुल्क की बुराई करेंगे या मुल्क के बारे में कुछ इस तरह की बातें करेंगे, मुल्क के जो हमारे साथी हैं सारे, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये दुनिया को जो है अच्छा नहीं लगता। वो ये कहते हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं तो हम क्या जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल की पूरी चेन यहाँ पे लग सकती है, जो उसमें इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हुई है और इंडिया ने खुद भी की है और पड़ोसी मालिक में बहुत ज्यादा हुई भी है। सऊदी अरेबिया भी गया है वहाँ पे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपके यहाँ गवादर कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा कोस्टल लाइन है आपकी यूज होती है और आपके यहाँ जो है वो एक पूरी बेल्ट लग सकती है पेट्रोकेमिकल की, तो क्यों नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो बात ये कि सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, चाइना हो, उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना वो फंड्स हैं। उनको सिर्फ हमें काम करने की जरूरत है, उन्हें प्रोजेक्ट सही दिखाने की जरूरत है, स्ट्रक्चर करने की जरूरत है, एक टीम उनके साथ डील करे प्रॉपर, उनकी जबान समझे, उनके मैंडेट को समझे, पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उनके साथ जाके शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करें हम, वो बहुत कंजीनियल एनवायरनमेंट, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सही हो, टैक्सेस कम हो, इंटरेस्ट रेट्स ठीक हो, आपके एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन्स हो, आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो, आपके जो आपके टेक्नोलॉजी जोन्स हो। तो IFC ने में टेक्नोलॉजी जोन पे भी बात की है, वो भी बड़ी अच्छी चीज एक होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट बात ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी और कैपिटल को कनेक्ट कैसे करना है, किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किसने इसको लीड करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा खुर्रम साहब। हम सब भी ये बात जानते हैं कि मुआशी इस्लाहात, बड़े और मुश्किल फैसले यकीनी तौर पर कौमी ज़रूरत हैं, लेकिन इस सब कुछ में हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत बड़ी रुकावट है। और हम गुज़श्ता कुछ सालों से देख रहे हैं कि मुल्क में अब तक सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत सालों से नहीं आया है। इसमें ये रोल कितना अदा करता है और ये मसला हल कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो मैक्रो लेवल पे जो चीज देखी जाती है वही होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है कंट्री में। आपस में कोई लड़ तो नहीं रहा हर वक्त, हर कोई धरने तो नहीं हो रहे हर वक्त, रोडों पे निकले हुए हैं। अपने इंस्टीट्यूशंस को हम जो है वो बदनाम कर देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को, अपने कोलीग्स को, अपनी जो है वो स्ट्रक्चर्स को, अपने लोगों को। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ड्राइव होती है। अगर पॉलिटिकली कंट्री स्टेबल होगा, स्टेक होल्डर सारा अपना काम कर रहे हैं, सब कोई अपनी जगह पर हैं और अपनी जो है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाई की जगह जो है आप
ट्रेड एंड एक्सचेंज एंड ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, उस जी। पे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर कोई ये देखता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर उस कंट्री में है तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी साथ होनी चाहिए, ताकि एक पॉलिसी अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए हैं वो अच्छी है, बेहतर है, तो आपका कुलीग जो है, साथ में आपका जो ओपोनेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट क्यों ना हो, तो वो ये देखता है कि इसमें अच्छी चीजें कौन सी हैं, बुरी चीजें कौन सी हैं, मुझे अच्छी चीजों को रखना है, बुरी चीजों को अच्छा बना के उसमें एडिशंस, वैल्यू एडिशंस करने हैं। ज्यादा दिन ये कि मैंने आके और पूरी पॉलिसी को चेंज कर देना है, तो इन्वेस्टर ये कहेगा कि जी आप पॉलिसी चेंज कर देते हैं, मैं क्या आऊँ आपके पास, 2-3 साल में आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती, फिर आपकी बिल्कुल पॉलिसी ऐसे। चेंज हो जाती है, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ। तो ये प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये दो मसले, इन्हीं की वजह से जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे के हालात क्या होंगे, आगे किस तरह से मैक्रोज होंगे, इकोनॉमी कैसे होगी, या आगे जाके क्या ट्रेंड होगा इस मुल्क में, ये लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये लोग कितने एजुकेटेड हैं, कितने हेल्दी लोग हैं, कितने ज्यादा जो है वो काम करने वाले हैं, कितने प्रोडक्टिव लोग हैं, ये सारी कंसिडरेशन इन्वेस्टर्स की। तो ये सब अगर हमारे पास एक प्लान के थ्रू होगा तो इन्वेस्टर बिल्कुल आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इन्वेस्टर जो कंसिडर करते हैं। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, मौक़े भी हैं और ज़राए भी, लेकिन वक्त कम और मुकाबला सख्त है। बस नेक नियति और बेहतर मनसूबा बंदी के साथ फौरी अमल की ज़रूरत है। क्या खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक अंदाजे के मुताबिक पीक सीजन में पाकिस्तान की बिजली की खपत 30,000 मेगावाट है, जो 2030 में 8 गुना बढ़ जाएगी और 2050 में हमारे पावर डिमांड में 50 गुना इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत का तखमीना 41,000 मेगावाट रोजाना से ज्यादा का नहीं है, लेकिन गुज़श्ता साल हम 25,516 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने में नाकाम रहे, इसलिए कि हमारा तरसीली निज़ाम ओवरहॉलिंग का मुतकाज़ी है और उसके लिए हमें 8 अरब डॉलर दरकार हैं, जो फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। हमारे साथ इस मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल ने मुआशी बहरान से निकलने के लिए महंगी बिजली के मुतबादिल सस्ती बिजली की पैदावार में इजाफे का प्लान बनाया है। इस सिलसिले में छोटे सोलर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये तरीका हमें बहरान से निकलने में मदद देगा? हाँ जी बिल्कुल। ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा अपने माशी निज़ाम के साथ लिंक करके और अपना जो इकोनॉमिक टर्मोइल है इसके साथ लिंक करके समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो बिजली के मसाइल हैं या एनर्जी के जो मसाइल हैं उसके लिए हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और बड़ी इन्वेस्टमेंट वो जो बाहर से आ रही हो, बाहर के इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करें, उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है मार्केट में, क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है मार्केट में, और आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। ये तीनों चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान में एक माशी बुरहान है, तो पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें बड़ी कम है, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं बड़े सरमायाकारों को। उसके लिए चूंकि आप बड़े सरमायाकारों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको छोटे छोटे प्लांट्स की तरफ जाना होगा। तो ये जो SIFC का इकदाम है कि आप बजाय इसके कि आप बड़े बड़े प्लांट्स बिल्ड करें और आप इनको छोटे छोटे प्लांट्स के साथ जो है वो आपने जो है वो कन्वर्ट कर लें, तो ये एक बड़ी अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है पाकिस्तान को ना सिर्फ माशी बुरहान से निकालने के लिए, बल्कि पाकिस्तान का जो एनर्जी का क्राइसिस है उसको भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए। जैसा कि आपने अपने इब्तिदाई में बताया कि ट्रांसमिशन सिस्टम पाकिस्तान का ऐसा है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर पाता। तो ये जो छोटे पावर प्लांट्स हैं, ये जितना लोड सेंटर्स के पास बनेंगे आपको उतना ज़्यादा आसानी होगी बिजली ट्रांसमिट करने में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा खालिद साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और फिलिपाइन ने सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के हवाले से 2022 में 34 अरब डॉलर की बचत की है। हम अभी तक अपनी ज़रूरत का सिर्फ 1.6% बिजली सोलर से हासिल कर पा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि हम लोगों ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि हमने जो है वो बेस लोड पावर पे जाना है, और हमने जो है उसके लिए या तो वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड या थर्मल बेस्ड जनरेशन करनी है। हम जो है वो अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं ताकि हम अपने जो विंड और सोलर का पोटेंशियल है उसको अच्छे तरीके से हार्नेस कर पाते। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 2007-2008 में
जब पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस था, लोड शेडिंग बड़ी ज़्यादा थी, तो हमने उस टाइम पे प्लानिंग हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। हमने क्या किया, हमने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढा इन टर्म्स ऑफ आपके जो IPPs हैं उसमें और कोल पावर जनरेशन में, और लॉन्ग टर्म PPAs किए गए। अब हम उसी सोल्यूशन की वजह से एक और क्राइसिस में है जिसको आप अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस कहते हैं। अभी भी जो प्लानिंग की जा रही है वो ज़्यादा प्लानिंग कोल पावर प्लांट्स पे है, ना कि वो सोलर पावर प्लांट्स पे है। उसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी होगी, बाकी दीगर सेक्टर्स को एनर्जी सेक्टर्स के साथ लिंक करना होगा और अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में इस तरह से मॉडर्नाइज और डिजिटाइज करना होगा ताकि हम ये जो वेरिएबल नेचर है सोलर की, कि वो दिन में अवेलेबल होता है, रात में अवेलेबल नहीं होता, स्टोरेज के साथ हमें जो है वो कुछ इस तरह से इनोवेटिव फाइनेंसिंग की तरफ और इनोवेटिव ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ जाना होगा। एक हल उसका ये हो सकता है कि कम्युनिटी बेस्ड सोलर्स की तरफ चला जाया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाया जाए, जहाँ पे लोड है वहाँ पे ही सोलर लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग की भी कमी थी और इन्वेस्टमेंट भी उस तरह नहीं की जा सकी। जी बिल्कुल, एक तो प्लानिंग की कमी थी, लॉन्ग टर्म विजन की कमी थी, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में इंडिजिनाइजेशन का प्रोसेस था कि सोलर पैनल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकें, उसकी एक रीज़न ये है कि चाइना के साथ बड़ा टफ कंपटीशन है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग के वो पाकिस्तान में बनने चाहिए थे, और वो इंडिजिनाइजेशन होनी चाहिए थी, पाकिस्तान की लेबर की इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी। उसकी वजह से और हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से हम लोग जो है वो सोलर के पोटेंशियल को अभी तक हार्नेस नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है खालिद साहब, SIFC ने सऊदी कंपनियों के साथ भी छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स के मुआहिदे किए हैं, और इसी सिलसिले में क्या मौसमी तगय्युरात और पानी के ज़ख़ीरों की कमी के बावजूद अगर हम बात करें कि हाइडल बिजली पैदावार के मंसूबे काबिल अमल हैं? देखिए हाइड्रो के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी कैपिटल कॉस्ट बड़ी है, जो बड़े पावर प्लांट्स हैं, और वो आपके इकोसिस्टम को जो है वो अफेक्ट करते हैं। जो माइक्रो हाइडल है वो दे आर द सॉल्यूशंस, उनको जो है वो बिल्ड किया खासकर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, जहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं और माइक्रो हाइडल लगाए जा सकते हैं। उनको कम्युनिटी ओन्ड या कम्युनिटी पार्टनरशिप के साथ, प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ, इसी तरह से जो इनिशिएटिव SIFC का आया सऊदी पार्टनरशिप के साथ, अगर ये बिल्ड किए जाएं तो ये ना सिर्फ बड़े बड़े रिलायबल होंगे, बल्कि ये हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने में भी मदद दे सकते हैं, इस सेंस में कि ये ना सिर्फ बिजली को पैदा कर रहे होंगे बल्कि ये हमारे लिए FDI क्रिएट करने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का बाइस भी बन रहे होंगे। अच्छा, अभी आप विंड एनर्जी के हवाले से भी बात कर रहे थे, एक सस्ता एनर्जी सोर्स है पाकिस्तान में, इसके इम्कानात क्या हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ज़िम्मे हो क्या सकता है? देखिए सिंध का जो कॉरिडोर है उसमें अबाउट कोई 50,000 मेगावाट्स जो है वो आपके पास पोटेंशियल मौजूद है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम समझने की है पाकिस्तान में कि विंड में आपके क्यों नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट। विंड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं आ रही कि जब भी हमने चूँकि कैपेसिटी इतनी एक्सपैंड कर दी है पाकिस्तान में कि वो कैपेसिटी पाकिस्तान की डिमांड से ज़्यादा है, और जब भी डिमांड कम होती है तो जो सबसे पहले पावर प्लांट बंद किया जाता है या कर्टेल किया जाता है वो विंड पावर प्लांट्स होते हैं। तो जब आप एक प्लांट को ही कर्टेल कर रहे हैं, उसको आप प्रोडक्शन नहीं करने दे रहे, तो वो जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो फिर इसकी देखा देखी वो फिर इन्वेस्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि विंड ऑलरेडी कर्टेल हो रही है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसको आपने लिंक करना है किसी एक वे में इंडस्ट्री के साथ, ताकि हम प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ जा सकें और प्रोडक्टिव डिमांड की तरफ जा सकें। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर साहब। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि गर्दिशी कर्जों की फौरी अदायगी का बंदोबस्त ना हो सका तो बिजली का फी यूनिट 66 रुपए पर पहुंच जाएगा। इन गर्दिशी कर्जों की वजह क्या है? देखिए गर्दिशी कर्जों की वजह यह है कि आप बिल इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। आपकी जो 90% 80% जो आपका सर्कुलर डेट है वो आपके डिस्कोस से जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वहाँ से जनरेट होता है। वो एक तो इनएफिशिएंट है, दूसरा उनका सर्विस एरिया इतना बड़ा है। अगर आप कैस्को की मिसाल लें, कैस्को पूरा बलूचिस्तान जो है वो कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन की मद में, पेस्को जो है वो पूरा KPK जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर आपने इनको एफिशिएंट ना किया तो आपका सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जाएगा। एक सोल्यूशन ये हो सकता है
कि आप एक तो इनका सर्विस एरिया छोटा करें और दूसरा कंपटीशन लेके आया जाए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज compete कर रही हों आपस में और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे चलते हुए वो मैनेजमेंट के असूल जो हैं वो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में लाए जाएं जो पूरी दुनिया में लाए जाएं और प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे, इंसेंटिव बेस, परफॉर्मेंस की बेस पे जो है इनके इंसेंटिव्स जो है वो डिटरमिन हो और इनको जो है वो ना सिर्फ ये कि जो है वो दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनकी तर्ज पे चलाया जाए, बल्कि इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या इनको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करके प्रोविंसेस को दिया जाए, ताकि इनकी जो मैकेनिज्म्स हैं, इनकी जो ऑपरेशनल इस्तेदाद कार है उसको बढ़ाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, SIFC गर्दिशी कर्जों से छुटकारा पाने पर भी मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर कर रहा है। आपके नज़दीक गर्दिशी कर्जों से फौरी निजात कैसे मुमकिन होगी? देखिए, गर्दिशी कर्जों से फौरी निजात इसी तरह से मुमकिन है कि आप जो है एक तो स्टेप बाय स्टेप चलें, आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एफिशिएंट करें, उनकी जो बिल वसूलियाँ हैं, बिल कलेक्शन है उसको बेहतर किया जाए, उनके सर्विस एरिया को कम किया जाए, उनको जो है वो कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे लेके आया जाए ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह एक किसी प्राइवेट कंपनी की तरह लायबल हो कि अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उन्हें पीनलाइज किया जाए। वहाँ पे उनके जो इंसेंटिव्स हैं उनको परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया जाए, ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक किया जाए, कंपटीशन लेके आया जाए और जनरेशन मिक्स को रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाया जाए। आपकी जो लॉन्ग टर्म परचेजिंग पावर एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको रीनिगोशिएट किया जाए, उनको जो डॉलर के साथ इंडेक्स किया गया है उसको डॉलर से हटा के लोकल करेंसी के साथ इंडेक्स किया जाए, ताकि ये जो है ये एफिशिएंट हो सके। तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपका रेजिडेंशियल सेक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका कंज्यूम नहीं करता या पर्टिकुलरली वो सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स दे के वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव है, और आपको बजाय इसके कि आप उसे डॉलर अर्न करें, आप जो है वो एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इसमें जो कलीदी किरदार होगा वो गवर्नेंस का होगा और मार्केट का कॉन्फिडेंस, मार्केट में कंपटीशन लाने का होगा। अच्छा, अभी आप इदारों की निजकारी के हवाले से भी बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने भी गुज़श्ता दिनों SIFC इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में सालाना 400 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, जिसका बोझ यकीनी तौर पर एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी से इसमें मदद मिल सकेगी इस बोझ को कम करने में? देखिए, एक चीज़ समझने वाली है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर और भी है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनको आपने प्राइवेटाइज किया हुआ है। तो क्या वो एफिशिएंटली चल रहे हैं? तो उसका जो मेजॉरिटी ऑफ देम वो एफिशिएंटली नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे भी कार्टेल्स बन जाते हैं। हमें ये चीज़ पहले थिंक थ्रू करनी होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंसिस्टेंट प्लानिंग के साथ कि क्या हम कंपटीशन इंश्योर कर सकेंगे प्राइवेटाइजेशन के बाद। अगर सर्विस एरिया इन डिस्कोज का इतना ही रहता है और वो उस सर्विस एरिया में एक ही डिस्को एज अ प्राइवेट एंटिटी के काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो, चूंकि कंपटीशन नहीं होगा तो वो अपने सिस्टम को भी शायद ठीक नहीं कर पाएंगे। और जो वो सिस्टम जो इतना आउटडेटेड है कि उसने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है और आपकी जो बिलिंग कलेक्शन है वो इतनी कम है। तो पहला स्टेप है वो मेरे ख्याल से कंपटीशन लेके आना और इन एग्जिस्टिंग डिस्कोस का सर्विस एरिया कम करना और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स को लाना, ये शायद पहला स्टेप होगा। और फिर हम जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं कंपटीशन इंश्योर करने के बाद। अच्छा, गुज़श्ता दिनों IMF ने भी हमें सस्ती बिजली का फार्मूला भिजवाया है कि अपने नए पावर प्लांट्स पूरी इस्तेदाद से चलाकर 2000 अरब रुपए बचाकर आवाम को 18 रुपए तक सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं। इस तरह आलमी इदारे ने पाकिस्तान को मकामी गैस से चलने वाले 5000 मेगावाट के प्लांट चलाने का भी मशवरा दिया है, जिससे यानी कि फी यूनिट 15 रुपए तक की बचत हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला हमारे पॉलिसी साज क्यों सामने नहीं ला सके? क्या यहाँ पर कोई मफादात का टकराव आड़े आ जाता है? ये जैसे कि पहले भी आप बात कर रहे थे कि प्लानिंग की भी कमी है और इन्वेस्टमेंट भी उस तरह नहीं की गई। देखिए, मैं मफादात का टकराव तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है। पाकिस्तान चूँकि इकोनॉमिक टर्माइल से गुजर रहा है, तो जो भी प्लानिंग होती है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की होती है कि हमने किस तरह से आगे चलना है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते तो शायद हमारे पास अभी इंटीग्रेटेड
एनर्जी जो है वो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान होता हमारा, हम दीगर सेक्टर्स को अपने एनर्जी सेक्टर के साथ लिंक कर रहे होते, हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रेजिडेंशियल सेक्टर से हटा के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ज़्यादा जो है वो कर रहे होते, उसका शेयर बढ़ा रहे होते। जो हमने इतनी कैपेसिटी बढ़ा दी है इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की, जो हमने इंस्टॉल कर दी हैं, उनको हम अपनी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करते, जो कि आगे जाके हमें डॉलर अर्न करके देते, और उन डॉलर्स को यूज़ करते हुए हम अपने सार्फिन को सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते। लेकिन पाकिस्तान में इससे उलट हुआ, हमने जो है इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं किया, लेकिन हमने अपनी मईशत को पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दे दी, और वो ब्लैंकेट सब्सिडीज़ अक्रॉस द बोर्ड के सभी लोगों को सब्सिडीज़ मिल रही थी। लेकिन उन सब्सिडीज़ की वजह से, इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ की वजह से अब हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी महंगी करनी पड़ी है। तो IMF का फार्मूला बिल्कुल ठीक है कि हमें जो अपने सस्ते प्लांट्स हैं उनको इस तरह से चलाना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ लिंक हो और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके, और वो एज अ रिजल्ट हम लोग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो अपने बढ़ा सकें। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन की तजवीज़ है, इस हवाले से क्या इस तरह तरसीली कंपनियों की रेगुलेटरी मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, हमें कोई ना कोई इनोवेटिव जो है वो चीज़ करनी तो है। अब हम इतने बड़े सर्कुलर डेट के साथ जो है वो मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े सर्कुलर डेट के साथ हम शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी एक सेंस में हमें जो है वो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आना होगा। वो इनोवेटिव आइडिया क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या सिर्फ और सिर्फ उनके बिल कलेक्शन को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या पहले उनमें कंपटीशन लेके आया जाए, उनके सर्विस एरिया को कम किया जाए, और फिर जो है वो कंज्यूमर जिससे चाहे वो बिजली खरीदे। इस तरह का कोई फार्मूला लगा के जो है वो किया जाए। लेकिन उसके लिए हमें अपना जो रेगुलेटर नेपरा है उसकी इस्तेदाद कार बढ़ाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ वो इस सेक्टर को रेगुलेट कर सके, टैरिफ डिटरमिन कर सके, साथ में वो कंपटीशन को भी इंश्योर कर सके। जैसे कि पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है तो हमें इस एस्पेक्ट को भी समझने की ज़रूरत है, ताकि हम कंपटीशन को इंश्योर कर सकें। बहुत शुक्रिया खालिद वलीद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जानिब से कम वक्त में सुरत के साथ की जाने वाली काविशें यकीनी तौर पर काबिल सितारिश हैं, लेकिन सस्ती बिजली की फराहमी के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी सेक्टर को इस्लाहात की भट्टी से भी गुजारा जाए, बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कवानीन सामने लाए जाएं। उम्मीद है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की सूरत जहां एनर्जी पॉलिसीज़ में तसलसल का दौर शुरू होगा, वहीं नेशनल स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से किए गए फैसलों का भी फैजान उतरेगा इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।